थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, बीकॉम पार्ट 2। Economic development of Pakistan is one of the very important subject, and it has importance because it carries very general knowledge about your Pakistan its economy. तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी नई नई बातें इससे सीखने को मिलती हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। सर ये कौन सा चैप्टर है? द चैप्टर नेम इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है जी। हमने इसके बारे में पढ़ा था, प्राइवेटाइजेशन के फायदे हमने पढ़ लिए थे। जरा ये बताइएगा कि हमने नुकसान कुछ पढ़ लिए तो ज़्यादा मुझे याद आ रहा है। ओके, अच्छा, अब हमारा जो अगला सवाल है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन पाकिस्तान? व्हाट आर द sources of industrial finance in पाकिस्तान? ठीक है जी, ये हमारा सवाल है। एक नया सवाल हम शुरू कर रहे हैं। चैट काफी ज्यादा मैं देख लेते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन दिखा दें, ओके दिखा देते हैं। जी कंप्लीट हो गया था। इंक्रीज इन पब्लिक रेवेन्यूज, ओके। डिसएडवांटेज फॉर हेडिंग, ओके। हाँ पूरा हो गया था, मतलब डिसएडवांटेज की पूरी हेडिंग थी। अच्छा, बता दूंगा, मैं भेज दूंगा दूसरा आपका सवाल। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन पाकिस्तान? देखिए इंडस्ट्री, आप लोग स्टूडेंट हैं बीकॉम पार्ट 2। बीकॉम पार्ट 2 में आने तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉलेज हो चुकी होती है पहले। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे उसमें आपको ये बात जहन नशीन रखनी है कि बेसिकली कोई भी कारोबार सिर्फ अपने पैसे से नहीं किया जाता। कोई भी कारोबार सिर्फ अपने पैसे से नहीं किया जाता, बल्कि होता ये है कि आपको उधार लेना होता है, और आइडियल रेशो भी हमारा जो है वो है 60-40। यानी आपने अपनी जेब से 40% लगाया हो और आपने दूसरे की जेब से जो लगाना है वो है 60%। यानी आपने अपनी जेब से कम लगाना है और उधार लेकर ज्यादा लगाना है। अब उधार कौन देगा, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आप कितना उधार ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रो फाइनेंस बैंक, अगर आपको 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक चाहिए होते हैं, 10 लाख रुपए से लेकर अगर आपको 5 लाख रुपए तक चाहिए होते हैं, फिर आप माइक्रो फाइनेंस बैंक जाते हैं। लेकिन अगर आपको 5 लाख से ऊपर चाहिए, 5 लाख से ऊपर और मिलियन में पैसे चाहिए, तो you will go to the normal commercial bank. But if you are industrialist, you may go to the specialized bank. If you are agriculturist, you may go to the specialized agriculture bank.
बट ओवरऑल जब एक शहर के लिए लोन लिया जाता है, जब एक सूबे के लिए लोन लिया जाता है, जब एक मुल्क के लिए लोन लिया जाता है, तो फिर जो लोन लिया जाता है वो किसी एक बैंक से नहीं लिया जाता, बल्कि एक बड़े और उससे बढ़कर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारों की तरफ देखा जाता है। तो हम लिखते हैं द बिगेस्ट कंसोर्शियम, इसमें कुछ हमारे पास ग्रुप्स बने हुए हैं जिसको हम कंसोर्शियम भी कहते हैं। ठीक है जी, कुछ ग्रुप्स बने हुए हमारे पास जो क्या कहलाते हैं, कंसोर्शियम भी कहलाते हैं। तो पहला क्या है, कंसोर्शियम और पेरिस क्लब सोर्स। दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस टू पाकिस्तान। ये क्या है, ये सबसे बड़ी सोर्स ऑफ फाइनेंस है टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये सबसे बड़ी सोर्स है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। दे इंक्लूड नंबर 1 कंसोर्शियम और पेरिस क्लब। पहला क्या है, कंसोर्शियम और ग्रीन टी, बेहतरीन, चीयर्स। आप लोग होते तो आप लोगों के साथ भी शेयर करता। बड़ी गर्मा गर्म लेकर आया था। अच्छा जी, जरूरत भी थी, अभी इसके बाद भी क्लास है और 4 बजे से क्लास का सिलसिला जारी है। अल्लाह करेगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। इदारों ने मिलकर, तालीमी इदारों ने मिलकर कोशिश की 15 अगस्त से खोलने की, और बड़ा सख्त रद्द अमल सिंध गवर्नमेंट की तरफ से देखा गया, और सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो कह दिया कि नहीं भाई, हम तो खोलने ही देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी हम नहीं खोलने देंगे, जाओ 15 सितंबर से खोलेंगे। चलो ठीक है जी, 15 सितंबर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं रही। चलो खैर, कंसोर्शियम और पेरिस क्लब इज अ ग्रुप। दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस टू पाकिस्तान। ये जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस जो है ना, सबसे बड़ा सोर्स अगर कोई है तो ये कंसोर्शियम है, और या तो इसको पेरिस क्लब भी कहते हैं। इट इंक्लूड 10 इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज एंड 5 इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, इसमें 5 वो कंट्रीज हैं जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की पर। 10 इंडस्ट्री डेवलप्ड कंट्रीज एंड 5 इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और 5 क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हैं। 10 इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज आर बेल्जियम, बेल्जियम पीके फिल्म में आपने देखा था, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 10 वो मुल्क हैं जो दे आर द मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 5 इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो क्या है, IMF, you know very well, IMF is the biggest name and the most famous name in Pakistan। ठीक है ना, तो IMF जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नंबर नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक IMF है, दूसरा क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है IMF, इसके बारे में मुझे, मैं नहीं समझता कि आपको कुछ मज़ीद जानने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बता दूं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के कायम होने के बाद बना, गरीब और नादार कंट्रीज़ की हिफाजत करने के लिए बना, उनका ख्याल रखने के लिए बना। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि वो कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप्ड हैं तो उनको डेवलप किया जाए। IMF के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक खुसूसी तौर पर बनाया गया एशिया के लिए। क्यों? क्योंकि देखें, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए एक अलग स्कूल होता है। इस तरह जो स्पेशल कंट्रीज उनके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि सारे स्पेशल कंट्रीज अल्लाह भला करे एशिया में ही है, गरीब मुल्क अक्सर बेशतर एशिया और अफ्रीका में गरीब लोग रहते हैं, गरीब हमारे आपके जैसे। इसके लिए अलग बना दिया गया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD, कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक। एक और बैंक है जिसका नाम, अल्लाह
अल्लाह करे जैसा कि आपको नजर आ रहा है IBRD इसका बेसिकली असल नाम है, लेकिन ये जो फेमस है ये फेमस है बेसिकली वर्ल्ड बैंक के नाम से। इसके अलावा एक और बैंक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या करती है कि वो ये देखती है कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, तो ये वहाँ जाके उनकी रिक्वायरमेंट को क्या करती है जी पूरा। उसके बाद हमारे पास IFC इंटरनेशनल फाइनेंस और कॉरपोरेशन, ये भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज के जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, ठीक है जी, ऐसी इंडस्ट्रीज के जिनके अंदर पोटेंशियल होता है ये उन्हीं को डेवलप करते हैं। एक मिनट जरा चीज़ देखती है। अच्छा जी, तो IMF ये सब की बात होगी ना। अच्छा, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। देखें अजीब अजीब लोग होते हैं। मैं आज गया, कुछ फैक्ट्रीज मैंने विजिट की। आप न्यूजीलैंड की मशीनें लगी हुई, एक फैक्ट्री थी कपड़ा बना रही थी, और कोरोना वायरस में उनका काम डबल हो गया। कोरोना वायरस में उनका काम क्या हो गया, डबल हो गया। देखिए जी, डेबिट और क्रेडिट जिस तरह बराबर होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, दूसरे का फायदा पहले का नुकसान होता है। इसी तरह आपने देखा कि ये जो कोरोना वायरस आया, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये तबाही और बर्बादी का बायस आया, सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे। मैं एक क्लास में बैठा हूँ, इस क्लास में जिसमें बैठा हूँ इसमें तकरीबन 120 बच्चों की गुंजाइश है। काफ़ी लंबा चौड़ा रूम है और 120 बच्चों की गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ खाली बैठा हूँ। और ज़ाहिर है इतना बड़ा एक रूम नहीं है। इस जगह जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ उसमें 25-26 कमरे ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। थोड़ा अंधेरा भी होता जा रहा है और डर लगता है मुझे थोड़ा बहुत अंधेरे से। पता नहीं मुझे क्या है कि अब इतनी बड़ी बिल्डिंग की कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, इसका रेंट कितना होगा। 12 अल्लाह बेहतर करेगा। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर IFC तक इदारे जब इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, जब ये लोन देते हैं इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज जब डेवलप होती, इंडस्ट्रीज के डेवलप होने की वजह से, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज के डेवलप होने की वजह से रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो जेब में पैसे ज़्यादा आएंगे। जब जेब में पैसे ज़्यादा आएंगे तो हमारा मुल्क क्या करेगा, डेफिनेटली तरक्की करेगा। तो इंडस्ट्रीज को लोन देना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा नॉन कंसोर्शियम सोर्स। नॉन कंसोर्शियम सोर्स का ये ग्रुप की सूरत में मदद नहीं करता, बल्कि ये वैसे ही मदद करते हैं इंडिविजुअली। बोलते हैं भाई हम अकेले अकेले खेलेंगे, हम ग्रुप की सूरत में नहीं खेलेंगे। ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, चाइना, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फिनलैंड, रोमानिया, स्विट्जरलैंड, रशियन फेडरेशन एंड यूगोस्लाविया। ये वो कंट्रीज हैं जो कि नॉन कंसोर्शियम की सूरत में मदद करते हैं। इन सब के तकरीबन नाम आपने सुने होंगे, शायद एक नाम आपको समझ में नहीं आया होगा, तो वो चेकोस्लोवाकिया। ये भी बड़ा एक मशहूर है, इसका एक फुटबॉलर बड़ा मशहूर है, अभी नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा जी, फिर आ जाता है इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और वी आर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एंड वी आर प्राउड पाकिस्तानी, और यूं करते हैं यूं करते हैं। ये भी आपने सुना होगा। तो पाकिस्तान जाहिर है कि कहीं कभी न कभी किसी न किसी मुल्क में किसी न किसी बंदे का जोश मारता है खून, बीइंग मुस्लिम। तो ये जो इस्लामिक छत्र छाया में हमारे ओपेक हमने बना लिया, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसमें अबू धाबी है, कुवैत है, लीबिया है, कतर है, सऊदीया है, ठीक है ना। अब ये मुल्क बेचारा आपस में नहीं बनती, क्योंकि दो मुसलमान आप एक साथ बिठा दें तो दोनों आपस में लड़ना। No. देखें जी, अपने माइक का बहुत ध्यान रखिए। किसी का माइक खुल गया था और शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। बाहर ये पता नहीं चला किसका माइक खुला था, पहले बता दूं। और ये बस जस्ट ट्राई टू कीप योर माइक एंड वीडियो स्पेशली साइड।
आप अचानक से किसी की वीडियो भी खुल जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये कि अगर आप तैयार हैं और वीडियो के लिए आप मेंटली तो प्रिपेयर भी की वीडियो है तो फिर इट्स ओके। अनइंटेंशनली आप, क्योंकि अब मैं तो बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप तो लेटे हुए भी होंगे, आप में से कोई कोई और से टेक ला के बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई उल्टा टांगे ऊपर सब नीचे, अजीब अजीब कभी वीडियो खुलती है किसी किसी की तो पता चलता है। और मैं भी बंद कर दूँ वीडियो मैं भी बंद करके फिर मैं लेट, लेकिन लेट वेट में पढ़ाऊंगा ना अचानक से मेरी आंख लग जाएगी बीच क्लास में, इसलिए मेरा तो बैठा रहना जरूरी। अच्छा, सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस। अब पाकिस्तान के अंदर के जो फाइनेंस के हैं तरीके वो क्या सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़िए इसको, जो सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान। Source of internal finance to Pakistan industry sector consists of the following financial institutions. Number one, domestic and nationalized, denaturalized, specialized and private scheduled banks. Banks is the biggest. आपको पता है आज मैंने बहुत मेहनत की और आई एम टू टायर्ड। वही है कि वही मैंने बताया ना, कपड़े की मैं मिल गया, 2-3 फैक्ट्रीज गया। आज मैं 4 करोड़ रुपए के लोन देने के वादे करके आया। मैंने इंस्पेक्शन किए बहुत सारे, कुछ जगह समझ में आई तो कुछ जगह समझ में नहीं भी आई। तो जो जगह मुझे समझ में आई मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको लोन दूंगा, क्या है ओके। तो अब मैं अकेला गया, एक छोटा सा ऑफिसर हूँ, मैं 4 करोड़ के वादे करके आया। अच्छा, तो और मैं करूँगा भी, मैंने आज 50 लाख का केस तैयार किया और भी करूँगा ऐसा ऐसा। 200 मिलियन 300 मिलियन 20-20 करोड़ के एक साथ भी होते हैं इस बार। तो आपको पता है एक एक बैंक ने कितना कितना लोन दिया हुआ होता है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ की कोई कसौटी जिंदगी की स्टार प्लस नहीं चल रहा। मिस्टर बजाज नहीं हूँ मैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। और ट्रिलियंस में, अरबों नहीं खरबों में चीनी की जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो शुगर मिल्स हैं, इनकी जो वो होती है ना बैलेंस शीट, वो ट्रिलियंस में होती है। मतलब एक आम जो अकाउंटेंट होता है बीकॉम बीकॉम, तो उसको दिखाया तो बेचारा तो जीरो गिनेगा, डिजिट गिनेगा, उसको तो एक ही फिगर समझ में नहीं आएगी और उसको अगर बैलेंस शीट दे दिया तो जिंदगी भर नहीं बनेगी। ये तो सीए एसीसी एसी में क्वालिफाइड बनने के बाद 10 साल लगाने के बाद इतनी सारी सारी फिगर्स एक साथ देखने का एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर जाकर उनके समझ में आती है हाँ ऐसा है। फिर वो व्यू फिगर देखते हैं, उनके जहन में क्लिक करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसा। जिस चीज में आप जितना यूज होते जाएंगे वो चीज आपके लिए हलवा होती जाएगी, ये अल्लाह ताला का निजाम। तो मतलब जिस काम में भी आप मेहनत करेंगे, आप अब एक स्टूडेंट है मेरी बीकॉम की लड़की, तो वो जिमनास्टिक करती है और वो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसकी कोई है, कोई जॉब उसकी क्या है गवर्नमेंट के तौर पर, जो जिमनास्टिक होता है ना वो क्या करती है, वो भागती हुई आती है बगैर कुछ पकड़े, ऐसे यूं छलांग उसने मारी। उसकी मैंने वीडियो देखी, मेरी स्टूडेंट है, तो मैंने उसकी वीडियो देखी, मैं दंग रह गया यार, ऐसे कैसे कोई यूं यूं ऐसे यूं जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते उसने असली में ऐसे मारी। और एक लकड़ी लगी थी, बगैर किसी चीज को छुए वो यूं करके जाके दूसरी तरफ खड़ी हो गई पलट के, फिल्मों में जैसे होता है। तो यार देखें ऐसा भी है, क्यों हाउ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस थी उसकी इतनी ज्यादा, और हमारी हम करें, हमारी तो कमर का ही पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। आप सर वसी भाई एक हफ्ते क्लास ही नहीं लेंगे, सर वसी ने जिमनास्टिक की कोशिश के लिए क्या है 12, तो चलिए ये बीच का क्या सही। तो सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस क्या है? बैंक्स हैं, दूसरे फॉरेन कमर्शियल बैंक, फॉरेन कमर्शियल बैंक भी हमारे पास, इस्लामिक बैंक्स होते हैं, नॉन इस्लामिक बैंक्स होते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे बैंक्स हैं जिनको आप खोल भी सकते हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। डेवलप डीएफआईज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए आप लोग इस वक्त बीकॉम, यकीनन आप लोगों का इरादा यही होगा कि बीकॉम करने के बाद आप लोग ये चाहेंगे कि आपकी कहीं जॉब लगे, तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे? देखिए इसी सीक्वेंस से अप्लाई करिएगा जिस तरह से लिखे हुए हैं। नंबर 1
मेरे कहाँ अप्लाई करेंगे? डोमेस्टिक, नेशनलाइज, डीनेशनलाइज, स्पेशलाइज एंड प्राइवेट शेड्यूल बैंक्स में आप अप्लाई करेंगे बीकॉम के बाद। फिर आप कहाँ अप्लाई करेंगे? फॉरेन कमर्शियल बैंक्स में अप्लाई करेंगे। फिर आप कहाँ अप्लाई करेंगे? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करेंगे। फिर आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी कंपनी, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करती हैं, जितनी भी शेयर्स में ट्रेड करती हैं, आप सब में अप्लाई। फिर आप कहाँ अप्लाई करेंगे? लीजिंग कंपनीज देखेंगे, मुदारबा कंपनीज देखेंगे, आप वहाँ अप्लाई करेंगे। फिर आप नेशनल सेविंग्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ अप्लाई करेंगे। कहीं ना कहीं आपका जरूर हो जाएगा। ये मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर भाई लाखों के हिसाब से ये दायरा है, लाखों के हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग जाए। बीकॉम वाला फारिग अगर है तो वो अपनी वजह से, बीकॉम वाला मेरे हिसाब से फारिग नहीं रहना चाहिए। अगर बीकॉम वाला फारिग है तो यकीनन अपनी ही किसी वजह से होगा। ठीक है ना? तो डीएफआईस क्या होता है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे एचबीएफसी हो गया, एसएमई लीजिंग हो गया, सॉरी एसएमई लीजिंग तो ऐसे लीजिंग कंपनीज में आएगा। एचबीएफसी है, आरडीएफसी है, एसबीएफसी है, ये कुछ इदारे हैं। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन सबसे कॉमन है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा आपको आपको बताऊँ कि अगर मैंने घर लेना है अपना तो मुझे एचडीएफसी फाइनेंस करेगा, मुझे पैसे देगा और मुझे वो थोड़े थोड़े करके बाद में उतारना है। ठीक है जी। तो ये क्या है? ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ठीक है। अच्छा, ये सर नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं कि जो मुसलसल काम कर रही होती हैं और उनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि लोगों के अंदर सेविंग का कॉन्सेप्ट को उजागर करना। वो ये कोशिश करती है कि लोगों में सेविंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग की तरफ बढ़ें। इसमें हमारे पाकिस्तान में एक ही इदारा है, एंड द नेम इज नेशनल सेविंग्स सेंटर। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर ऑफ पाकिस्तान। हम अगले सवाल की जाने बढ़ रहे हैं। एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया और हम दूसरा सवाल शुरू करें। थोड़ा सा सवाल को पढ़ेंगे और यहीं पर अपनी बात को खत्म करेंगे। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर एंड ऑल्सो सजेस्ट हाउ दीज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। देखें, यहाँ पर बात स्पेसिफिक हो रही है, लेबर की बात नहीं हो, इंडस्ट्रियल लेबर। पाकिस्तान में लेबर के बहुत सारे तबके हैं, तमाम के तमाम तबके अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन एक वाहिद ये लोग हैं जो आवाज बुलंद नहीं कर पाते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बोलिए। नहीं, नहीं, इट वाज कॉल फ्रॉम ऑफिस, तो मैंने बोला कि आप उठा लेना चाहिए। अच्छा जी, तो मैं बता के रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्री की जो लेबर होती है वाहिद ऐसी लेबर होती है जो अपने लिए आवाज बुलंद नहीं कर पाती। ठीक है जी। क्यों आवाज बुलंद नहीं कर पाती? तो उसकी वजह यह है कि पढ़े लिखे कम होते हैं, कम सैलरी होती है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं पता होता, उनको अपने हुकूक का अंदाजा नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, एक घोड़े को एक खूंटे से आप बांधे, आज बांधे, कल बांधे, परसों बांधे, परसों बांधे, वो क्या करेगा? उसको खींचेगा नहीं, होगा उससे खींचेगा 6 दिन होगा। अब उसको वहां से निकाल के, ये पानी की बोतल है ना, उसका खूंटा इस पानी की बोतल से बांधे। इस पानी की बोतल की कोई औकात नहीं उस घोड़े की ताकत के आगे, लेकिन वो इस पानी की बोतल पे वही टिका रहेगा, खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका माइंड बन चुका है। इस तरह जो हमारी लेबर होती है उनका माइंड ऐसा बन चुका है कि नहीं यार, हमारा कोई हुकूक ही नहीं है, हम मजदूर हैं, हम ऐसे ही पिटते पिटते हमने जिंदगी गुजरनी है हमारी, और इसी तरह हमने इस दुनिया से रफू चक्कर हो जाना। ठीक है ना? तो इसलिए क्या होता है,
इसलिए बेसिकली ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल लेबर की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर ऑफ पाकिस्तान। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर ऑफ पाकिस्तान। तो problem of industrial labor of Pakistan refer to those factors which have a negative influence on the efficiency of laborers as well as their productivity. ठीक है ना, प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? वो तमाम चीजें जो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी पैदा करती हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियल लेबर पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है. आउट ऑफ दैम some most important problems are being summarized in the following paragraph. ये जो most important चीज़ है वो आप summarize in the following paragraphs. Number one, low efficiency of the workers. सबसे पहला मतलब है लो एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, एक सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम. और ये लेबर की जो सैलरी कम होती है, लेबर की सैलरी कम होने के अंदर बहुत बड़ा एक गहरा किरदार उनकी अपनी एफिशिएंसी का होता है, क्योंकि दे कैन नॉट प्रोड्यूस एक बहुत अच्छा कोई प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. वो पढ़े लिखे कम है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज है, सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना. अब ऐसा तो नहीं है ना, एक बंदे ने बहुत सारे ऑपरेशन होते हुए देखे हैं, डॉक्टर के पीछे वो प्लास और चाकू छुरी लेकर खड़ा होता है. अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि यार इसने इतने ऑपरेशन होते हुए देखे, इसको पता है कैसे होगा, इसको किसी को दे दो, इसी से करवा दो. ऐसा नहीं, डॉक्टर का होना सर्टिफाई होना जरूरी है, उसके एग्जाम दिया होना जरूरी. क्योंकि आपको बताऊं कि एक लाड़काना के अंदर एक अस्पताल है जो कि हमारे जानने वाले, तो उस अस्पताल में उन्होंने एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर बेहतर जानता है, ठीक है. समझ में एक वाक्य जो मैंने आपको सुनाया, उसको रिकॉर्डिंग से हटाकर सुनाया, क्योंकि एक सच्चा वाक्य था, और इसलिए मैंने बोला क्योंकि बाल वो केस हुआ, वो खत्म भी हो गया, मर्डर कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं कर पाया. तो यार कानून एक मकड़ी का जाला, वही वाली बात, कमजोर फंसेगा, ताकतवर बनता हो. तो लो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द लेबर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की लेबर को सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो अपनी एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने काम को बढ़ाना चाहिए. जब तक ये अपने काम को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते. ठीक है जी, यहीं तक आज हम रखेंगे, ठीक है ना. कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.